नमस्कार साथियों, दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। आज हम स्थिर विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के जो बचे हुए जो हमारे टॉपिक्स हैं उस पर कवर करेंगे। तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम, जिस पे हमने क्या ज्ञात किया था, स्थिर विद्युत बल की गणना किया था। और हम लोग पिछली कक्षा 11वीं में पढ़े हैं गुरुत्वाकर्षण का बल। ये भी एक प्रकार से हम लोग पढ़े थे कि व्युत्क्रम वर्ग नियम है। तो इन दोनों का अगर हम लोग सूत्र देखते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें सूत्र के रूप में। अगर देखें तो F = 1/4πε0 Q1 Q2 / r²। और गुरुत्वाकर्षण में हम लोग पढ़े हैं F = क्या होता है, G M m / r²। यहाँ पे Q1 और Q2 क्या है, हमारे आवेश है, r बीच की दूरी, यहाँ पे M और M और m क्या है, किन्हीं भी दो पिंड के द्रव्यमान है, और G है हमारा सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो हम इसको मान के चलते हैं एक धन आवेश और एक ऋण आवेशित कण के बारे में। मान के चलते हैं दो आवेशित कण है, एक का आवेश Q1 और एक हमारा Q2। ये प्लस और ये हमारा क्या है, माइनस, और दोनों की बीच की दूरी कितनी है, r। तो हमको पता है यहाँ पे लगने वाली बल की गणना की जा सकती है। तो इसको मान के चलते हैं F इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे मान के चलते हैं F ग्रेविटेशनल फील्ड, FG, G के टर्म में। तो यहाँ पे ये गुरुत्वीय फोर्स हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, और यहाँ पे स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पे ये आवेश हैं, ये पिंड की तरह भी व्यवहार करेंगे। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, प्रोटॉन, मास ऑफ, और यहाँ पे हम इसको क्या मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या है, माइनस। तो हम दोनों रूपों में इसकी गणना कर सकते हैं। और हमको पता है 1/4πε0 की वैल्यू, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। और G की वैल्यू कितनी होती है, G की वैल्यू हमारा 6.67 × 10⁻11। तो ये मान यहाँ पे हम रख के देखते हैं तो क्या मिल जाएगा, Fe = 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू यहाँ पे चूँकि ये प्रोटॉन है तो आवेश कितना होगा, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। और यहाँ पे मास है तो MP, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.67 × 10⁻−27 kg। ये कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के लिए उसका द्रव्यमान कितना होता है, Me मान सकते हैं 9.1 × 10⁻−31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और आवेश तो उतना ही रहेगा चूँकि ऋणात्मक रहेगा बस। तो यहाँ पे 1.6 × 10⁻−19 कूलम इंटू 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ये क्या हो जाएगा हमारा स्थिर विद्युत बल के लिए। यहाँ पे बीच की दूरी कितनी है, r। मान के चलते हैं उतनी ही दूरी पर हमारा वो पिंड है और वो आवेश है। इसी प्रकार से हम Fg ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू, G की वैल्यू क्या रखेंगे, 6.67 × 10⁻11 इंटू मास। अब के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1.67 × 10⁻27 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg / r²। तो ये तुलना करना है तो हम क्या कर देंगे, एक दूसरे से इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, Fe / Fg की वैल्यू क्या मिल गई, 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻−19 इंटू 1.6 × 10⁻−19 डिवाइड बाई 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। अब यहाँ से हम जिसके 10 के घात हैं उसको जितना कटता है और काट देते हैं और बचने के बाद बचाते हैं, तो हमको फाइनली क्या मिलता है, Fe इलेक्ट्रिक फोर्स और Fg = 2.27 इंटू 10⁻39। तो यहाँ पे देखते हैं 10 के घात 39, यहाँ पे सब कट जाएंगे, 1.67 ये कटेगा, यहाँ पे 9 है तो यहाँ से 9 कट जाएगा। तो उसके बाद इसको हल करने के बाद लगभग हमको 10 के घात 39, केवल अगर घात के बाकी संख्यात्मक मान को अगर छोड़ दे तो 10 के घात 39। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि Fe = 10⁻39 Fg, अर्थात स्थिर विद्युत बल का मान 10 के घात 39 गुना ज़्यादा है किसकी तुलना में,
गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। इसलिए हमारा क्या होता है कि वैद्युत बल एक प्रबल बल है और हमारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, हमारा दुर्बल बल है। बलों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं 11वीं कक्षा में कि बल प्रबल नाभिकीय बल होता है, उसके बाद हमारा वैद्युत बल, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है गुरुत्वाकर्षण बल, फिर सबसे जो क्षीण बल होता है वंडर वाल्स। तो ये हम अलग अलग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे दो बलों की तुलना हम कर सकते हैं, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। अब दोनों में कुछ समानताएं हैं। क्या है, दोनों में हम देख रहे हैं क्या है 1/r², 1/r²। तो दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं ये दोनों बल। और चूंकि यहाँ पे कोई माध्यम है तब भी और नहीं है तब भी ये दोनों बल एक दूसरे पर आरोपित करते हैं, अर्थात ये माध्यम पर निर्भर करते भी हैं, लेकिन उसके मान पे हम यहाँ पे वो दोनों बल लगता है, अगर माध्यम है तब भी और नहीं है तब भी। अर्थात बल निर्वात में भी लगता है, कहने का मतलब है अगर यहाँ पे निर्वात माध्यम है तो लगेगा ही, बल का मान बढ़ जाता है माध्यम होने से, लेकिन अगर निर्वात है तो इसमें लगने वाले बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होती, या फिर वो बल कार्य करता है। कई बार क्या होता है कि निर्वात में कोई बल नहीं लगता। यहाँ पे फिर एक बात आती है कि ये बल संरक्षी है, अर्थात ये इसके पथ पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करता है, केवल वस्तु की स्थिति पर, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर, ये संरक्षी बल है। और हम यहाँ पे जानते हैं कि संरक्षी बल है तो इसमें किया गया कार्य क्या होगा, वो निर्भर किस पर करेगा, केवल उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर। ये सब समानताएं हैं। अब असमानता के बारे में बात करते हैं। तो स्थिर वैद्युत बल किस में लगता है, आवेशों में, और गुरुत्वाकर्षण बल किस में लगता है, पिंड में। ध्यान देंगे, स्थिर वैद्युत है तो यहाँ किस पे लग रहे हैं, आवेश, और गुरुत्वाकर्षण किस पे लगता है, पिंड में। फिर दूसरा इसके बारे में बात करते हैं कि ये आवेशों के मान पर निर्भर करता है और ये पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहाँ पे उसके आवेश से कोई लेना नहीं है, पिंडों के बीच का कोई माध्यम है उस पर भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, लेकिन अगर इन दोनों आवेशों के बीच अगर कोई माध्यम है तो उस पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पे सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, लेकिन अगर माध्यम हो जाने से यहाँ पे हम लगाते हैं कि माध्यम का परावैद्युतांक, तो ये माध्यम पर निर्भर करता है। यहाँ पे फिर तुलना किए थे स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण, तो देखते हैं कि एक प्रबल बल है और ये क्या है, दुर्बल बल है। तो ये हमारा स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या हो गई, समानता और कुछ असमानताएँ हैं। अब हम बात करेंगे विद्युत बल रेखाओं के बारे में। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं यहाँ पे इसको माना गया है, एक कल्पना है। तो यहाँ पे विभिन्न परिभाषा अलग अलग आपको मिलेगा, आपको जो याद रखना है। तो यहाँ पे विद्युत बल रेखा की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिसमें एक स्वतंत्र एकांक धन आवेश गमन कर सकता है। मान के चलते हैं एक इस तरह से वक्र है, इसमें क्या है, स्वतंत्र धन आवेश। ध्यान दीजिए, स्वतंत्र धन आवेश क्या कर सकता है, जिस पथ में गमन करता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा। और तो या फिर और इसकी जो परिभाषा क्या है कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। मतलब कहने का यही है कि ऐसा पथ जिसमें हम ये मान सके कि हमारा धन आवेश क्या हो सके, उस पथ का गमन करे और उस पथ का अनुसरण करे। तो इसी पथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा, या इसको क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। ध्यान देंगे, क्षेत्र रेखा, कंफ्यूज नहीं होना है। क्षेत्र रेखा और बल रेखा दोनों क्या है, समान है। मान के चलते यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज है तो एक दूसरा प्लस क्यू चार्ज अगर लाते हैं तो इससे प्रतिकर्षित होगा, और प्रतिकर्षित होकर क्या करेगा, वो किसी दूर यहाँ से जाने का प्रयास, तो जिस पथ का वो अनुसरण करते हुए जाएगा तो वही क्या कहलाएगी, इसकी बल रेखा। यहाँ से ये कहीं भी जा सकता है इससे, तो ये सभी क्या कहलाएंगी, बल रेखाएँ। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे मान के चलते हैं हमारा ऋण आवेश है, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो कहीं से भी यहाँ से इस ऋण आवेश की ओर क्या हो सकता है, आकर्षित हो सकता है। तो यहाँ पे ये ऋण आवेश की ओर अंदर आएगा। तो ये जो जितने भी ये पथ जिसका अनुसरण वो कर देगा, ये सभी क्या कहलाती हैं, बल रेखाएँ कहलाती है। तो ध्यान देंगे कि बल रेखा क्या हो गया, एक ऐसा काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पे हमारा स्वतंत्र धनावेश गमन करता है, उस पथ का अनुसरण करता है, उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएँ। इसके कुछ गुण हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण में सबसे पहला तो यह एक काल्पनिक है,
गया, एक क्या है हमारे काल्पनिक बल रेखा है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि यह काल्पनिक है, अर्थात इसमें कल्पना किया जाता है कि हमारा स्वतंत्रता धन आवेश क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। दूसरा कि यहाँ पे ये तनी हुई खींची, यहाँ पे तनी हुई डोरी की भांति व्यवहार करता है। यहाँ पे देखिए ये धन आवेश है, ऋण आवेश, यहाँ पे धन और ऋण, चूँकि ये क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। चूँकि यहाँ पे ये स्थिर है तो ये धन आवेश गमन करते समय क्या करेगा, इसको सिकुड़ने का प्रयास करता है। तो तनी हुई डोरी की भांति सिकुड़ने का क्या करती है, प्रयास करती है। अब अगला अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे तीसरा गुण क्या हो रहा है, ये धन से प्रारंभ होकर कहाँ पे जा रहा है, ऋण पे। धन आवेश से प्रारंभ होकर के कहाँ तक जा रहा है, वो ऋण आवेश तक। तो इसमें इसका तीसरा गुण हो जाएगा कि बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। चौथा गुण बात करेंगे तो अगर यहाँ पे ये अगर नहीं है, ऋण आवेश नहीं है, केवल क्या हमारा धन आवेश है, प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज है तो ये प्लस क्यू चार्ज से क्या होगा, ये प्रतिकर्षित होगा और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो ये धन आवेश से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। इसी प्रकार से ऋण आवेश अगर होगा तो क्या होगा, वो अगर ऋण आवेश है तो वो अनंत से कहाँ तक, अनंत से होकर वो कहाँ तक आती है, ऋण आवेश तक आती है। वो इधर जितने भी है धन आवेश वो कहाँ तक आएगी, ऋण आवेश तक। तो अनंत से कहाँ तक आती है, वो ऋण आवेश तक आती है। ये इसके गुण हो गए 1, 2, 3 और 4। ऐसे ही बहुत सारे जो गुण हैं, इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण है कि ये खुला वक्र होती है, खुला वक्र, क्योंकि चुंबक बल रेखाएँ हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तो बंद वक्र और खुला वक्र, तो चुंबकीय बल रेखाएँ की जब बात आएगी चुंबकीय, तो ये बंद वक्र होती है, लेकिन विद्युत बल रेखाओं की जब बात करते हैं तो खुला वक्र। इसका अर्थात ये है कि ये कहीं से भी इसका क्या खींचा जा सकता है, और बंद वक्र में एक निश्चित पथ होता है उसकी आकृति। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये अनंत से अनंत तक है, अर्थात धन आवेश से अनंत तक जा रही है और अनंत से कहाँ तक आ रही है, ऋण आवेश। तो इसमें कोई वो बंद स्थिति नहीं आती है, क्या होती है, खुला वक्र होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, विद्युत बल रेखाएँ और उसके गुण। अब हम आते हैं विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करना कैसे करते हैं हम, सामान्य बल रेखाओं के द्वारा विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरह से अगर समानांतर लाइन खींची हुई है तो ये दर्शाता है, ये समानांतर लाइन, कि यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र है। लेकिन इसी के बजाय हम इस तरह से खींचते हैं जिसमें कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, वो समानांतर नहीं है, तो ये हमारा क्या बनाता है, असमान विद्युत क्षेत्र को। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, बल रेखाओं के माध्यम से। ये बल रेखाएँ ये बताती है कि ये समानांतर है और इसकी दिशा, ये इधर हमारा पॉजिटिव है, इधर क्या है हमारा निगेटिव, अर्थात वो धन से कहाँ जा रही है, ऋण की ओर, अर्थात धन से शुरू होकर कहाँ जा रही है, अनंत की ओर। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र, इसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि वो एक समान है या फिर असमान। या अब इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे तो ऐसा विद्युत क्षेत्र जहाँ पे उसका परिमाण और दिशा सदैव एक समान होती है। तो यहाँ पे प्रत्येक बिंदु पर इसका परिमाण एक समान रहेगा, यहाँ पे जिस भी बिंदु पर। और ऐसा विद्युत क्षेत्र जहाँ पे उसकी परिमाण और दिशाएं क्या होती है, अलग अलग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असमान विद्युत क्षेत्र। तो ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र, आखिर ये विद्युत क्षेत्र है क्या। तो हमको पता है कि यदि कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके समीप कोई अन्य और चार्ज लाते हैं। मान के चलते हैं एक परीक्षण आवेश Q0 के बारे में बात करते हैं। माना गया है कि ऐसा होता है। तो एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इसके समीप क्या लाया जा सकता है, एक परीक्षण आवेश हम मान के चले हैं Q0, इसको लाते हैं। तो हमको पता है कि यहाँ पे क्या लगेगा, एक बल कार्य करने लगता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जहाँ तक बल का अनुभव होता है। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, ध्यान देंगे। तो वो क्या है, उसके छेरिया में जाओगे तो तुमको काट देगा,
उसके एरिया में जाओगे तो क्या होगा, तुमको काटेगा, अर्थात तुम्हारे ऊपर बल आरोपित होगा। अगर ये जा रहा है अकेला तो इसके क्षेत्र में तो ये क्या महसूस करेगा, इसके बल का अनुभव करेगा। बिल्कुल उसी तरह है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसके क्षेत्र में जैसे ही कोई परीक्षण आवेश जा रहा है तो ये क्या करता है, बल का अनुभव करता है। तो जहाँ तक वो बल का अनुभव करता है वो उसका क्या कहलाता है, क्षेत्र। अर्थात हम मान के सकते हैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा किसी आवेश, मान के चलते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक हम विद्युत बल का अनुभव करते हैं। तो ये जो जहाँ तक उसके बल का अनुभव किया जा सकता है वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। या फिर हम मान के चलते हैं कोई परीक्षण या स्वतंत्र धन आवेश, अब फिर यहाँ पे परीक्षण के बजाय मान के चलते स्वतंत्र, किसी आवेश के चारों ओर स्वतंत्र धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे आ रहा है बल, ध्यान देंगे, जितने बल का अनुभव करता है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। अब आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जहाँ तक बल का अनुभव कहलाता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र, और जितने बल का अनुभव करता है वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे देखो, जितने बल का, ध्यान शब्द है, जितने बल का अनुभव वो करता है वो क्या कहलाएगी, उसकी तीव्रता। अभी बताया था अगर इसके समीप आएगा तो काटने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, दूर है तो कम आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे इसको दर्शाया जाता है ई से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते हैं किससे, ई से। तो ई बराबर क्या अनुभव करता है वो, बल का। तो कितना बल का, एफ। कौन अनुभव करता है, जो परीक्षण आवेश है या फिर कोई आवेश है। तो हम परीक्षण आवेश क्या मान के चले थे, Q0, तो F डिवाइड बाई Q0, अर्थात Q0 जितने बल का अनुभव करता है वो क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, अर्थात किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पे कोई परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है वो कहलाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। बल एक सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमारी क्या हो जाएगी, सदिश राशि। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं E बराबर F डिवाइड बाई Q0। ये समझ में आया आप लोग को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, किसी परीक्षण आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में जितने बल का अनुभव करता है वो क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, चूँकि F का मात्रक हमारा न्यूटन और Q0 का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम। अब हम देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम मान के चलेंगे कि एक हमारा प्लस Q आवेश है बिंदु O पर, यहाँ से R दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्या है हमारा, Q0, जिस पे लगने वाला बल का मान हम निकाल सकते हैं। F बराबर क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये हम लोग पढ़े हैं कूलम के व्युत्क्रम वर्ग नियम से, कूलम के नियम से। माना क्या है, एक बिंदु आवेश प्लस Q कहाँ पर रखा है, O पर, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु पर मान के चलते हैं Q0 आवेश रखा हुआ है। तो इस पे लगने वाला बल कूलम के नियम से क्या मिल जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अभी हम लोग पढ़े विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर क्या होता है, F डिवाइड बाई Q0, इस परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल। तो E बराबर क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। किसके कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, ध्यान दीजिए, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर। तो यहाँ पे बिंदु आवेश क्या है, प्लस Q, कितनी दूरी पर, R दूरी पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E। यहाँ पे एक बात आई थी कि परीक्षण आवेश Q0 का मान के बारे में एक चर्चा हुआ था, तो उस पर ध्यान दीजिए कि ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि Q0 का मान कितना है, प्लस Q, 50 Q, 10 Q कम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको पता है F डिवाइड बाई क्या है, Q0। तो जितना आवेश होगा वो परिमाण आपस में कैंसिल हो जाता है, इससे कोई इसका लेना देना नहीं है।
केवल हमको ये ध्यान रखना है कि किस बिंदु के कारण निकाल रहे हैं उस बिंदु की तीव्रता का ही मान यहाँ पे हमको ज्ञात होता है। ठीक है, क्योंकि Q0 और Q0 क्या हो गया, कैंसिल। तो इस पर निर्भर नहीं करता कि हमारा परीक्षण आवेश कितना है। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। आज के लिए इतना ही है। कल हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव के कारण उसका द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना आदि। तो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। आपकी जो भी कमेंट्स होंगे उसको बताएंगे, कुछ डाउट होगा तो। ठीक है, धन्यवाद।